चलेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एरर्स का टॉपिक अपना कर लिया क्लोज, ठीक है। और अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो थर्ड लास्ट टॉपिक है, एक हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का भी छोटा सा जो है वो हमारा रहता है जुलेखा। फिर इंशाल्लाह टेस्ट हम कोशिश करेंगे कि कल डिस्कस कर लें, ठीक है। वो उसका मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना अगर तो जरूरत पड़ी, क्योंकि वो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आसान सा, बहुत बहुत सिंपल सा सवाल था। तो अगर तो जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना नहीं। डेप्रिसिएशन के टेस्ट की डिस्कशन करनी है, ठीक है। चलें जी। तो अब हम लोग अपना करने जा रहे हैं थर्ड लास्ट टॉपिक जो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे 3 टॉपिक सब रहते हैं, जिसमें से अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरह बहुत ही छोटी सी एक चीज है। तो वो इंशाल्लाह मैं ओवर द नेक्स्ट वीक हम उसको फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप्स के साथ ही उसको हम कवर कर लेंगे 5-5 10-10 मिनट करके, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का भी मैं सोच रही थी कि एक और क्वेश्चन हम कर लें छोटा सा, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास अभी होगा नहीं। तो मैं उसके क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दूंगी एलएमएस पे, आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। उसमें उसी तरह के सवाल आते हैं कि उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ होगा या स्टेटमेंट दी हुई होगी और उन्होंने आपसे पूछा होगा कि इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम बताएं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह फिर वो क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं करूँ इसी तरह से आपसे करवाऊंगी कि मैं अपलोड कर दूंगी जो पैक क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी। आपको कहूंगी कि जी अटेम्प्ट करके मुझे बताते रहे, मैं आपसे सोल्यूशन पे उसके शेयर कर लूंगी, ठीक है जी। तो इस तरह तो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन एटलीस्ट हमारा अच्छा खासा हो चुका हुआ है। अब हम आते हैं जी अपने फाइनल अकाउंट्स पे, और आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर L5। L5 क्या कह रहा है? अच्छा, पहले तो ये मैं बता दूं कि फाइनल अकाउंट्स का किस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। जुलेखा बस वो 12.4 अब आप कर लो, ठीक है। होमवर्क था ये, लेकिन पीछे से सोल्यूशन पीछे से अलग है। हाँ, वैसे पीछे से सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आई कैप के उसमें क्वेश्चन बैंक में थोड़े से एरर्स हैं। तो आप एक काम ये करो, मुझे कल याद करा देना, मैं उसका इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगी कि मैं उसका सही वर्जन जो है ना वो अपलोड कर दूं आपके एलएमएस पे। अगेन बहुत सारी चीजें मुझे अपलोड करनी है, तो आप मुझे याद करा देना, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे आज टाइम मिलता तो मैं आज वो कर देती, लेकिन आज भी मेरी दूसरी क्लासेस भी थी, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकी। तो एनीवे अब इधर आते हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स पे आते हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता किस तरह से है, क्या फॉर्मेट होता है उसका। आपको नॉर्मली गिवन होगा ट्रायल बैलेंस, ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस। जिस तरह अब ये क्या दिया हुआ है, मिस्टर हारून इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स, द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन जून 30 2012 इज गिवन बिलो। तो ये आपका ईयर एंड के ऊपर इन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस गिवन दिया हुआ होगा। फिर ट्रायल बैलेंस जैसे ही खत्म होगा उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट्स भी दी हुई होंगी, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ होगा। अच्छा, इतनी बात मैं आपको दोबारा रिपीट करती चलूं, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हुए इतनी बात तो मैंने आपको बताई थी कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता नॉर्मली, ठीक है। यहां पे जो इन्वेंट्री की फिगर होगी वो होगी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। 1 जुलाई 2012 वाज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक की फिगर होती है, अगर यहाँ पे डेट ना भी लिखी होती तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक की फिगर होती है वो आपकी ओपनिंग स्टॉक ही होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको किस तरह से गिवन होता है, क्यों नहीं दिया गया होता? इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको थोड़ा टाइम बाद क्लिक करेगा, ठीक है। वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं दिया होता। मैं अभी कोशिश ये करूंगी कि चले आज तो नहीं, कल या परसों में कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये समझाने की मतलब कोशिश करूं कि आपको किसी तरीके से समझ में आ जाए। देखो, काफी ऐसी चीजें होती हैं अकाउंटिंग की जो कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा, ठीक है। इस चीज का एग्जाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको एटलीस्ट अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी बात ही समझ लें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको गिवन होगा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगा। क्यों ऐसा होता है उसका, नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। बाकी सारे आइटम्स इसमें क्लोजिंग होते हैं, ठीक है, बाकी सारे आइटम्स इसमें क्लोजिंग होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना समझाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, मुझे आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू डिस्कस दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट स्पेशली, कि आपका ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक होता है ना, ये ओपनिंग क्यों गिवन होता है। एक काम ये करते हैं, फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जब फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है।
तब मैं आपको शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो एक दफा नहीं, खुद नहीं निकालना होता मोहसिन, खुद नहीं निकालना होता। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन होता है। आप इस सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक खुद निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, आप खुद निकाल ही नहीं सकते। लेकिन इसका रीजन क्या है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर क्यों गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के टोटल से इसका कोई ताल्लुक क्यों नहीं होता। ये एक दफा फाइनल अकाउंट्स हम जरा प्रैक्टिस कर लेना, एक या दो दफा हम जरा कुछ और सवाल अटेम्प्ट करें, उसके बाद आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू, ठीक है। तो अभी अगर मैं फौरन से आपको समझाती हूँ तो वो शायद आपको इतने अच्छे से बात क्लिक ना करे, और मैं भी शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सकूं, क्योंकि आपने अभी तक पूरे प्रॉपरली कि एसओसीआई वगैरह को बनाना सीखा नहीं है, ठीक है। हमने बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो टॉपिक किया था वो भी काफी टाइम हो गया, उसको भी आप भूल चुके होंगे थोड़ा बहुत। तो एक दफा उसको हम गो थ्रू कर लें, प्रॉपरली बनाना सीख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपने सवाल मेरे से दोबारा पूछना है, ठीक है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात है, ठीक है। ये जो बात होगी ना कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर क्यों गिवन होता है, ये फाइनल अकाउंट्स का आप लोग पढ़ लोगे एक दफा, फिर आपको ये ज्यादा थोड़े बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये वाकई में थोड़ा सा अजीब तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन समझाना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली एट सच एन इनिशियल लेवल। वो आपको फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अकाउंटिंग करोगे और अकाउंटिंग पढ़ोगे, FR1 FR2, जब प्रैक्टिकली उसको देखोगे तब आपको काफी चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। एज ऑन या एज एट एसओसीआई में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, अभी करते हैं उसको, मैं आपको फॉर्मेट पूरा बताती हूँ दोबारा से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, फॉलोइंग एडजस्टिंग इवेंट्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम्स गिवन है हमें, ठीक है। अगर आज हम सिर्फ एसओसीआई भी कर सकेंगे दैट्स फाइन एज वेल। आपको कैपिटल नजर आ रहा है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस हैं, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस होता है, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस नजर आ रहा है आपको, इंश्योरेंस एक्सपेंस नजर आ रहा है, सेल्स है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये भी एक्सपेंस होता है, आपको पता है। अब डिस्काउंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ नहीं है कि डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये 1000 की फिगर कौन से कॉलम में नजर आ रही है, क्रेडिट कॉलम के अंदर। तो यानी कि क्या होगा, इनकम होगी कोई, है ना। आपके पास 3 ऐसे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनका नेचर ओवरऑल होता है क्रेडिट, राइट, बिल्कुल ठीक। तो या तो ये लाइबिलिटी होगी क्रेडिट कॉलम में, या कैपिटल होगा, या इनकम होगा। तो डिस्काउंट्स आपको नजर आ रहा है 1000 की फिगर क्रेडिट कॉलम में, तो यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, ये आपकी इनकम है। जनरल एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज क्या होता है, ये जब हम लोग लेटर्स वगैरह भेजते हैं तो एनवेलप पे स्टैम्प्स वगैरह जो लगते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है, ठीक है। फिर जो स्टैम्प पेपर होता है उसकी कॉस्ट हो गई, एग्रीमेंट्स वगैरह जिसपे साइन होती हैं वो प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे होता है, उसकी भी कोई ना कोई मतलब उसका भी पैसे देने होते हैं, राइट, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो उसका खर्चा। कैरेज, अब यहाँ पे कैरेज के मामले में ये चुप है, कैरेज इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, आपको मैं आगे जाके बताऊंगी, ये बात रिवाइज करवाऊंगी अगर किसी को भूली हुई है। हमने बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हुए कैरेज इनवर्ड्स नाम की एक चीज पढ़ी थी, याद है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ इस तरह से होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो शुरू में बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराते हुए मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था, अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें कैरेज इनवर्ड्स आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स के पोर्शन में, और कैरेज आउटवर्ड्स आ रहा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो इट मैटर्स अ लॉट कि ये वाला कैरेज कौन सा है, कैरेज इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है तो ये दोनों एक्सपेंसेस, दोनों ही आपके एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, बस डिफरेंस क्या है कि कैरेज इनवर्ड आपका आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट से पहले, और कैरेज आउटवर्ड्स आप लिखते हो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी यू कैन टेक एनी अजम्पशन, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट, ये नहीं बताया हुआ। बिल्कुल, स्टॉक मंगवाते हुए, स्टॉक खरीदते हुए अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बेयर किए हैं तो वो कैरेज इनवर्ड होता है,
और अगर आप बेचते हुए अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बेयर किए हैं तो वो कैरेज आउटवर्ड होता है, होते दोनों एक्सपेंसेस ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसको कैसे किसी भी तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम ले लेते हैं कैरेज आउटवर्ड्स के तौर पे, ठीक है। फिर आपको नजर आ रही है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर आपको नजर आ रहे हैं वेजेस एक्सपेंस, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है। और सॉरी जी रिकॉर्डिंग ऑन है, थैंक यू, बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन है। फिर आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर्स नजर आ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं और कैश एट बैंक है, ठीक है, कैश एंड बैंक है। तो इस तरह से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस बन गया और ट्रायल बैलेंस आपका मैच भी कर रहा है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट भी हो रहा है। अब जब हम नीचे आते हैं तो नीचे हमें अदर इंफॉर्मेशन में क्या नजर आ रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन जून 30, 2012 वैल्यूड एट ₹64,000। तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बता दी है, ठीक है। एज ऑन जून 30, 2012 wages payable amounted to ₹2,500 and insurance premium was prepaid to the extent of ₹1,000. Salaries payable amounting to ₹3,000. अब ये बात लग रही है कि जिस तरह बड़ी इसने जनरल इंफॉर्मेशन ही दी है ना कि जी क्लोजिंग की डेट पे ये पेबल थे, ये एक्सपेंसेस हमारे अक्रूड थे, हमने बेनिफिट तो यूटिलाइज कर लिया था, यानी कि हमने अपनी जो लेबर थी उससे बेनिफिट्स तो ले लिए थे लेकिन हमने उसको पैसे नहीं दिए थे। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने प्रीपे किया हुआ था टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 और सैलरीज भी हमने पे नहीं की थी अभी तक 3,000 की। तो अपेरेंटली ये जनरल इंफॉर्मेशन ही तो लग रही है ना। अब सवाल ही आता है कि क्या इस इंफॉर्मेशन को हमने फर्दर अकाउंट फॉर करना है या नहीं। पहली हिंट तो आपको यहां से मिल गई कि फॉलोइंग एडजस्टिंग इवेंट्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि इन तीनों आइटम्स से रिलेटेड कोई हमने अभी तक डबल एंट्री पास नहीं की है, इन तीनों आइटम्स को हमने अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं किया, एडजस्टमेंट्स इनकी पास नहीं की। अगर ये ऊपर ये वाली लाइन ना भी लिखी हुई होती तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका था। जरा आप ऊपर है, वेजेस आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, वेजेस आपको नजर आ रहा है 5,000 का। तो अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ये 25,000 इसमें शामिल है या हमें करना है, क्या करना है इस 25,000 का, राइट। अब आपने करना क्या है, आपने ट्रायल बैलेंस को चेक करना है। 2,500 से रिलेटेड क्या बात हो रही है कि आपके सर पे एक लायबिलिटी है, वेजेस पेबल है, राइट। आप जरा ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, क्या वेजेस पेबल के नाम से कोई आइटम नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा ना। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अभी तक इस अक्रूड एक्सपेंस की बुकिंग नहीं की। इसी तरह इंश्योरेंस क्या था, प्रीपेड था, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। आपने कहा अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस है तो हमने अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में क्या पढ़ा हुआ है, करंट एसेट क्रिएट होना चाहिए। आप चेक करें यहाँ पे, क्या यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का कोई करंट एसेट मौजूद है? जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इंश्योरेंस प्रीपेड की भी अकाउंटिंग नहीं की हुई। सेम गोज फॉर सैलरीज पेबल 3,000, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको याद हो जब हम टू अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो उसके अंदर हम क्लोजिंग अक्रूड एक्सपेंसेस की डबल एंट्री क्या पास करते हैं, एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट। इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस प्रीपेड का तो नहीं है ना, इंश्योरेंस का है, वो तो यहाँ पे वेजेस का भी है, लेकिन वेजेस अक्रूड का तो नहीं है, ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे हमें हिंट ये मिलती है कि हम लोगों ने ये डबल एंट्री पास नहीं की। नहीं बच्चे, जरूरी नहीं है वन अकाउंट मेथड हो, ठीक है, वन अकाउंट मेथड जरूरी नहीं है। आपको एटलीस्ट यहाँ पे अलग से लाइबिलिटी भी तो नजर आनी चाहिए ना। इवन अगर वन अकाउंट मेथड है तो आपका वेजेस एक्सपेंस अलग से नजर आ रहा होगा और अक्रूड वेजेस कैरेड डाउन अलग नजर आ रहा होगा, ठीक है। सिंगल अकाउंट मेथड का मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस में भी एक सिंगल ही फिगर जाएगी।
सिंगल अकाउंट मेथड के अंदर अलग अलग दो चीजें आ रही होती है ना, लाइबिलिटी भी आ रही होती है या एसेट भी आ रहा होता है और एक्सपेंस की फिगर भी आ रही होती है। ठीक है, सिर्फ उसमें हम प्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं कि वो सारी चीजें हम एक ही अकाउंट में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आइटम वाइज देखें तो अलग अलग आइटम्स है ना। एक्सपेंस का होना इज डिफरेंट, लाइबिलिटी का होना इज डिफरेंट, दोनों को हमने ट्रायल बैलेंस में अलग अलग प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेजेस एक्सपेंस तो नजर आ रहा है, क्रूड वेजेस नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ आपने क्लोजिंग अप्रूवल की ये डबल एंट्री पास नहीं की। ठीक है, इसी तरह इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको प्रीपेड इंश्योरेंस का कोई एसेट ही नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंश्योरेंस से रिलेटेड ये डबल एंट्री पास नहीं की, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। ये चाहें तो आप नोट कर लें, मैं इंशाल्लाह कल आपसे एक टेबल भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी, एक बना लूंगी आपके सामने, जिसमें ये बात इस तरह से लिखी हुई होगी कि क्या करना है, हमें करना क्या है उसमें। ठीक है, वो अभी देखते हैं इसको। यहां तक क्लियर है? तो अगर आपको इसी तरह से क्लोजिंग डेट पे अक्रूड एक्सपेंस के बारे में बताया जा रहा हो कि इसकी आपने एडजस्टमेंट पास करनी है अभी, तो उसकी हम डबल एंट्री ये वाली पास करेंगे, यानी कि ये वाली डबल एंट्री पास अभी तक नहीं हुई हुई थी। इसी तरह अगर क्लोजिंग पे आपको बताया जाए कि कोई प्रीपेड एक्सपेंस था जिसकी रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुई हुई थी, एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई हुई थी, तो हम एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से पास करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कि कैसे करना है। आगे आ जाए। फिर आपको ये बताया जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2012 अमाउंटिंग टू ₹2000 was wrongly debited to furniture and fixture account। तो प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा था 1 जनवरी 2012 को। हमारा ईयर कब से कब तक है? 1 जुलाई 2011 से 30 जून 2012 तक, और साल के मिड में यानी कि 1 जनवरी 2012 को आपने प्लांट एंड मशीनरी का कोई आइटम खरीदा था जिसको आपने गलती से फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज किया तो, लेकिन गलत अकाउंट के अंदर। उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? डेप्रिसिएशन रेट्स दोनों के अलग अलग हैं, तो आपको पहले चीजें ठीक करनी है, राइट। फिर बात आती है क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड एन आइटम ऑफ ₹5,000 फॉर गुड्स सप्लाइड टू द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो आपके ओनर ने कुछ गुड्स यानी कि स्टॉक विड्रॉ कर लिया था अमाउंटिंग टू 5,000। क्या कह रहा है ये? ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड एन आइटम ऑफ 5,000। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में कहां से ये चला गया? करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स डेबिट 5,000 से, और हम कौन सा मेथड फॉलो, कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? पीरियोडिक। और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे परचेजेस का अकाउंट भी मौजूद है ना। यहाँ पे देखें परचेजेस के नाम का एक आइटम आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो अगर आपकी स्टॉक की ड्रॉइंग हो रही है तो ड्रॉइंग्स टू परचेज डबल एंट्री पास होनी चाहिए थी। इसने क्या कर दिया होगा? जरा स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बताएं कि इसने क्या डबल एंट्री पास कर दी होगी। ये रे, ये रहा, यहां तक प्रोपराइटर तक। ये ट्रेड रिसीवेबल्स में कैसे चला गया? ये क्या बात कर रहा है? ये बात ये कर रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड ₹5,000, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या होते हैं? डेबिट बैलेंसेस होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ड्रॉइंग्स को डेबिट करने के बजाय ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट किया। परचेज इसने बिल्कुल ठीक क्रेडिट किया। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इस एरर की रेक्टिफिकेशन भी करनी है।
हमने कहा परचेजेस के साथ बिल्कुल ठीक हुआ, सिर्फ गलती किसके साथ हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स और ड्रॉइंग्स के साथ, ठीक है। तो जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स और ड्रॉइंग्स के ऊपर आएंगे तब हमें इसका ख्याल रखना है। फिर वो कह रहा है an item of ₹6,000 due from a customer who is default and needs to be written off। तो आपको पता लग रहा है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल्स का एक अमाउंट है 6,000 का, उसको हमें अभी राइट ऑफ करना है, ठीक है। फिर ये नीचे कह रहा है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड अप टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सो फार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कुछ भी नहीं था, है ना। ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं नहीं नजर आ रहा, और वैसे भी उसने टर्म कौन सा इस्तेमाल किया है, क्रिएटेड का। तो इसका मतलब है कि अभी आपने उसको पहली दफा अब खुद कैलकुलेट करना है, यानी कि ये काम अभी तक नहीं हुआ हुआ। फॉलोइंग एडजस्टिंग इवेंट्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अभी तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये काम हुआ हुआ ही नहीं है। तो आपको बता रहा है कि जी आपने अलाउंस क्रिएट करना है अप टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। आखिरी आइटम वो बता रहा है 50% ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस रिलेट टू प्राइवेट यूज ऑफ होम द ओनर। तो आप ऊपर आते हो, आपको नजर आ रहा है 7,500 का टेलीफोन एक्सपेंस, जिसमें से अब आपको पता लग गया कि 50% तो बिजनेस का था ही नहीं। बिजनेस का तो था ही नहीं, वो तो बिजनेस के एक्सपेंस में उसको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, 7,500 में से 50% को निकाल के कहां ले जाओगे, ड्रॉइंग्स के अंदर। उस्मान और मोहसिन फॉलो कर रहे हैं इस बात को। तो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे टेलीफोन एक्सपेंस में जो आधी अमाउंट है वो तो बिजनेस की है ही नहीं ना, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट। वेरी गुड जुलेखा, ठीक है। अब नीचे आते हैं रिक्वायरमेंट पे। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मिस्टर हारून एज ऑन दैट डेट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। अब आप लोगों ने करना क्या है, आंसर इस तरह से करेंगे, खासतौर पे एग्जाम्स में आपने 2 पेजेस पे दिया जा सकता है, हाँ उसमें फिर आपको क्या हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट हो। बहुत अच्छा सवाल बनेगा इस तरह से कि उसमें आपका एरर्स का टॉपिक भी चेक हो रहा हो और आपका फाइनल अकाउंट्स भी आपको कहें कि जी आपने पहले एरर्स की रेक्टिफिकेशन करनी है और उसके बाद आपको कहेंगे जी फाइनल अकाउंट्स बनाओ, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। अब देखो आपने करना किस तरह है, ठीक है। आसान था, चले अल्लाह करे अभी भी आसान हो, ठीक है इंशाल्लाह। अब आपको करना क्या है, 2 पेजेस पे आपने ये सारा काम करना है। आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना। सबसे पहले आपने फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है एंड यू विल फर्स्ट मेक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। तो आपने हारून का नाम लिखा, फॉर्मेट दोबारा मैं लिख रही हूं, आपको वैसे ही इंशाल्लाह रट जाएगा अब ये जब हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2012, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए हम टर्म यूज करते हैं फॉर द ईयर एंडेड, सही है। तो आपने करना क्या है, फ्रेश पेज पे आपने पहले तो ये कर दिया, पहले आपने बनाया क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर अगला पेज आपने रखना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, वो हम बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो पहले एसओसीआई पे आ जाते हैं, ठीक है जी। अब आपको इतनी बात तो पता है कि एसओसीआई का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल्स, ठीक है। आप वापस आए क्वेश्चन पे, आप ट्रायल बैलेंस पर आ गए। अब आपने एक एक करके ट्रायल बैलेंस में से रेलेवेंट आइटम्स को पिक करना है और एक दफा चेक करते जाना है कि क्या नीचे एडजस्टमेंट्स में उस आइटम से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है सेल्स का ही होता है। आपने सेल्स को देखा 1,50,000 और आप आ गए नीचे। आपने जरूर चेक करना है बार बार कि क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। जब आप इन सारे आइटम्स को स्किम थ्रू करते हो 2 से लेके 6 तक सारे रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स हैं, तो जब आप देखते हो तो सेल्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स की फिगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1,50,000 वो बिल्कुल ठीक है, सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें हमने कोई फर्दर एडजस्टमेंट
नहीं पास करनी। तो आप आ जाएंगे, आप कहेंगे वेरी गुड, सेल्स हमारे पास आ गया 1,50,000। बिल्कुल ठीक, आप पेंसिल अपने हाथ में रखें और आप एक एक करके फिगर्स को टिक करते रहें ट्रायल बैलेंस के अंदर, ताकि आपके कंट्रोल में रहें चीजें, ठीक है। तो आपने 1,50,000 को यहाँ पे टिक कर दिया कि इसको हमने इस्तेमाल कर लिया, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। अब आपको पता है कि जी सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न्स भी आ सकता है, तो आपने जल्दी से ट्रायल बैलेंस को स्किम कर लिया, एडजस्टमेंट्स को स्किम कर लिया कि कोई सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न इनवर्ड्स तो नहीं है, ठीक है। तो कोई रिटर्न इनवर्ड्स नहीं है, कोई सेल्स रिटर्न्स नहीं है, आपने कहा गुड हो गया। अब आते हैं अगले आइटम पे और वो क्या है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहला आइटम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। आपने कहा ओपनिंग स्टॉक हमें नजर आएगा ट्रायल बैलेंस में और वो है 45,000। आपने फिर भी एक दफा चेक किया कि क्या ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो जवाब आएगा कि कोई नहीं है, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपने कहा ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम एज इट इज 45,000 को यहां से हमने कहा, ये भी हमने टिक कर दिया कि इसकी भी फिगर हमने पिक कर ली और हमने यहाँ पे 45,000 लिख दिया पहले कॉलम में। फिर बारी आती है परचेजेस की। क्वेश्चन में गए, परचेजेस आइटम नंबर 3, 1,18,000 आपको नजर आ रहा है। आपने एक दफा चेक किया कि क्या एडजस्टमेंट्स में इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, जरा बताए, जल्दी से स्किम करें और मुझे बताएं परचेजेस की फिगर 1,18,000 क्या ठीक है या इसको हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, ये पक्की बात है। हाँ जी जुलेखा उस्मान, इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। हाँ वो फिर जाहिर सी बात है, यहाँ पे जिस तरह सारी फिगर्स रुपीज में है तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है ना, वरना आपको ऑब्वियसली थोड़ा ख्याल रखना है ट्रायल बैलेंस में अगर रुपीज इन 1000 है और नीचे एडजस्टिंग इवेंट जो एडजस्टमेंट्स जो है वो पूरी फिगर में लिखी हुई है, तो यू हैव टू बी केयरफुल ना। अब वो तो आपको खुद ख्याल रखना है इन चीजों का कि फिर आपको फिर एडजस्टमेंट्स भी या तो रुपीज इन 1000s में करके कैलकुलेशन करें सारी, ठीक है। तो चलें जी, परचेजेस जो है वो फिगर हमारी बिल्कुल ठीक ही है, उसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा 1,18,000 परचेजेस ऐड कर दी। अब यहाँ पे जो हमें कैरेज गिवन है इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, वरना अगर इसको कैरेज इनवर्ड अगर ले रहे होते तो हम फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसको ऐड करते, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात जरा सुन लें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक आइटम नजर आ रहा है वेजेस, और उससे मिलता जुलता एक और एक्सपेंस है सैलरीज, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, FAR 1 में जाके ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप वेजेस और सैलरीज अगर किसी सवाल में गिवन हो इकट्ठी, मतलब अलग अलग आइटम गिवन हो, यानी कि सैलरीज एंड वेजेस एज अ सिंगल लाइन आइटम भी लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें सैलरीज और वेजेस अलग अलग दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, वेजेस जो है वो हम जो पे करते हैं ना मजदूर तबके को, मतलब जो आपकी लेबर होती है उसको हम टर्म करते हैं वेजेस, और सैलरीज का टर्म हम इस्तेमाल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए, ठीक है, जो थोड़ी ऊपर वाली पोजीशन पे होता है। तो जो लोअर पोजीशंस पे लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको जो पैसे देते हैं उसको वेजेस कहते हैं, उनका आवरली रेट होता है, ठीक है, वो ओवर टाइम भी काम कर रहे होते हैं उसकी भी उनको पेमेंट हो रही होती है, उनका थोड़ा तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, वो लेबर जो कहलाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऑफिस स्टाफ होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, हम उसको सैलरीज पे करते हैं, फिक्स सैलरीज होती है, मंथली सैलरीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आएगा कि वेजेस से रिलेटेड मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। काफी ऑथर्स और काफी टीचर्स क्या कहते हैं कि आप वेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही पार्ट बनाओ, यानी कि है ये भी एक्सपेंस,
एक्सपेंस ये भी है, ये इसको हम एज एन एक्सपेंस ही ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसकी प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो काफी लोग ये कहते हैं, काफी टीचर्स और ऑथर्स ये कहते हैं कि वेजेस को आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाना चाहिए, ना कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगर सैलरीज गिवन है तो वो तो सीधा सीधा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन अगर वेजेस गिवन है तो बेहतर ये है कि उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाओ। लेकिन अगेन इसमें दोनों आपके जो ट्रीटमेंट्स है ना वो जायज है, दोनों वेजेस और सैलरीज दोनों को आप नीचे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ कि अगर वेजेस को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात। अब जब हम वेजेस पर आते हैं तो हमने कहा एक दफा चेक कर लेते हैं क्या वेजेस से रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट्स हैं। तो आप नीचे आए तो आपको ये नजर आ रहा है कि वेजेस पेबल नाम का एक आइटम है 2500। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ वेजेस देंगे हम अपने, फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारे वेयरहाउस का कोई लेबर हो। ठीक है, वेयरहाउस में आपकी लेबर काम कर रही थी, आपने उसको वेजेस पे किए। सही है, मतलब आप परचेजेस करते हो ना, आप इन्वेंट्री हैंडलिंग के लिए आपने कोई रखा हुआ है, लेबर रखी हुई है। ठीक है, तो आप उसको वेजेस पे कर रहे हो। अगर एक ही लाइन में वेजेस और सैलरीज लिखी हुई है तो आप सेपरेट आउट कैसे करोगे, आपको थोड़ी पता कि कितना परसेंट वेजेस है कितना परसेंट सैलरीज है, तब आप उसको इंटायरली अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही ले जाओ। ठीक है, तब फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये बात बोली है कि अगर वेजेस अलग और सैलरीज अलग गिवन हो तो उसमें आप वेजेस को ऊपर लेके जा सकते हैं, वरना अगर वेजेस और सैलरीज दोनों को नीचे लेके चले जाएं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं प्रेजेंटेशन के। प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट आपका बिल्कुल सेम निकलेगा दोनों तरीकों से। ठीक है, अब यहां पे आप देखते हो तो आपको नजर आ रहा है कि जी वेजेस पेबल भी थे 2500। अब आपने कहा अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक ये डबल एंट्री पास नहीं की, किस चीज के लिए, 2500 के लिए। तो अब आप क्या करोगे, 2500 से एक्सपेंस को करना है आपको डेबिट, और अक्रूड वेजेस के नाम से आपने करना है इसको क्रेडिट। ठीक है, तो वेजेस के एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करना है और अक्रूड वेजेस के अकाउंट को आपने करना है क्रेडिट 2500 से। क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट इसका ये पड़ेगा कि आपने सो फार वेजेस रिकॉर्ड कितनी की हुई है, 5000। वेजेस को फर्दर 2500 से डेबिट करने का क्या मतलब है, इंक्रीज कर देना। तो अब हमारे पास टोटल वेजेस कितनी आ जाएंगी, वेजेस एक्सपेंस, अभी हम एक्सपेंस वाला पोर्शन देख रहे हैं सिर्फ। तो आपको ये नजर आ रहा है कि 5000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, 2500 अब हम जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्दर, तो वेजेस एक्सपेंस टोटल आपका कितना बन जाएगा, 7500। राइट, आपने इसकी थोड़ी सी वर्किंग दिखा देनी है, आपने कहना है 5000 एज पर ट्रायल बैलेंस है और 2500 का फर्दर हमने बुक कर लिया एडजस्टमेंट्स के थ्रू। यहां तक क्लियर है बात। जी मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, क्लियर है। चलें जी, अब आपने कहा एक दफा चेक कर लेते हैं, अगर कोई परचेज रिटर्न्स है इसको भी अब हमने टिक कर लिया कि अब हमारा वेजेस एक्सपेंस भी अकाउंट फॉर हो गया। कोई परचेज रिटर्न्स नहीं है, कैरेज इनवर्ड्स हम कह रहे हैं कि कोई नहीं है, ये वाला कैरेज आउटवर्ड्स है, आपने कहा गुड हो गया। अब बारी आई किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, 64,000। अब ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी इसने खुद बता दिया ना, वैल्यू बता दी, यानी कि उसने खुद ही वर्किंग कर ली थी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर थी 64,000, तो उसने आपको वही बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 64,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपने इस तरह से 64,000 लिखा और आपके पास आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया कितना, 106,500, और इस फिगर को आपने सेकंड कॉलम में माइनस साइन में लिखना है। ठीक है जी, ये करने के बाद आपने कैलकुलेट कर लिया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट
43,500 आपके पास पॉजिटिव फिगर है, यानी कि आपकी सेल्स ज्यादा थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम थी, यानी कि आपके पास बन गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के फौरन बाद आपको चेक करना है कि कोई अदर इनकम तो नहीं है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के फौरन बाद आएगा ये। तो जब आपने देखा था, जब आप ट्रायल बैलेंस को स्टडी कर रहे थे, तो आपने आइडेंटिफाई किया था डिस्काउंट रिसीव्ड, 1000 का डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका इनकम का एलिमेंट है, राइट? ये आपका इनकम का टी अकाउंट है। और अदर इनकम में आप कहेंगे बिल्कुल है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो कितना है 1000। आपने 1000 यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? फिर बारी आती है किसकी? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अच्छी खासी चीजें आएंगी, तो आपने इसकी छोटी सी हेडिंग डाल दी। और अब आपने देखिए, इसमें आपको ऑर्डर तो मेंटेन करना नहीं है ना, आपने शुरू से ट्रायल बैलेंस को लेके चलना है। आप एक एक करके आइटम पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कौन कौन से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स, ये इनकी बारी अभी तक आएगी नहीं, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे। परचेजेस आप ले जा चुके हो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस कितने हैं? 1900। अगेन आपने हर आइटम को लिखने से पहले, क्योंकि ये फॉर्मेट का हिस्सा है, ग्रॉस प्रॉफिट के फौरन बाद अदर इनकम आपको ले लेनी होती है। अब अदर इनकम में बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है आपके पास प्रॉफिट हुआ हो डिस्पोजल के ऊपर, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल हमने निकाला था ना, तो अगर गेन ऑन डिस्पोजल है तो वो हमारी अदर इनकम है। ठीक है, वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लेके जाना है। तो सेल्स के अलावा आपके पास बाकी अगर कोई इनकम आती है, तो वो आपने हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करनी है, और फिर बारी आएगी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। दैट इज द फॉर्मेट है ये। ठीक है, अब आपने हर आइटम को लिखने से पहले एक दफा चेक जरूर कर लेना है कि क्या उससे रिलेटेड आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं कोई या नहीं। ठीक है, सॉरी, पहले एडजस्टमेंट्स नहीं, एक एक करके करो, एक एक करके जुलेखा, टाइम सेविंग है। एक एक करके करेंगे, एक एक करके आइटम्स पर आएंगे। अगर तो जिनकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी एडजस्टमेंट कर लेंगे, जिनकी नहीं होगी वो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल में रहेंगी चीजें। अगर आप ट्रायल बैलेंस में ऑर्डर वाइज चलोगे ना, तो ज्यादा चीजें कंट्रोल में रहेंगी। वरना अगर हैप हैजर्ड करोगे, पहले आपने वो पिक कर लिया, फिर ये पिक कर लिया, फिर आप वापस से जा रहे हो, तो उससे चीजें कंट्रोल से निकल सकती हैं। तो आपने एक एक करके बस चीजें पिक करते रहो, देखते रहो, एडजस्टमेंट की जरूरत है कर लो, नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। तो जिस तरह रेट्स एंड टैक्सेस आ गया, रेट्स एंड टैक्सेस आपका पहला एक्सपेंस आया, आपने नीचे चेक किया तो आपको कोई रेट्स एंड टैक्सेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट की नजर नहीं आ रही, कि जिसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने कहा गुड हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस को हम एज इट इज लिख देंगे। रेट्स एंड टैक्सेस और 1900 आपने एज इट इज लिख दिया, और ट्रायल बैलेंस में इसको आपने टिक कर दिया कि ये फिगर हमने इस्तेमाल कर ली। ठीक है, चलें आप देख लें, वरना ये वाला मेथड बच्चे ज्यादा सही रहता है। ठीक है, फिर बारी आई सैलरीज की, 8000। आपने देखा, आपको एकदम से याद आया कि सैलरीज से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी, और वो क्या थी? सैलरीज भी अक्रूड थी अमाउंटिंग टू ₹3000। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलरीज के केस में भी अब आपको डबल एंट्री क्या पास करनी है? अभी आपने कहना है कि सैलरीज का लाइबिलिटी आपने बुक नहीं की, उससे रिलेटेड आपने एक्सपेंस भी बुक नहीं किया, क्योंकि हमने पैसे नहीं पे किए थे, इस वजह से आपने ना एक्सपेंस बुक किया, ना ही आपने लाइबिलिटी बुक की। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सैलरीज एक्सपेंस को करना है डेबिट, अक्रूड सैलरीज को अभी करेंगे क्रेडिट। आपके पास ऑलरेडी सैलरीज का अमाउंट कितना आ रहा है? 8000। ठीक है, आप ये कहोगे, यहाँ पे सैलरीज लिखा और आपने कहा 8000 ऑलरेडी आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, प्लस 3000 का हम फर्दर एक्सपेंस अब बुक करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा? 11000। ठीक है, और आप गए क्वेश्चन में और आपने यहाँ पे सैलरीज को भी टिक कर दिया कि हमारा ये आइटम भी हमने यूज कर लिया।
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 6000 चेक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप वापस से इसमें जाएंगे, नीचे लिखा इलेक्ट्रिसिटी और एज इट इज 6000 यहाँ पे लिख दिया। ये मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है जुलेखा, वो वैसे फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। इस तरह से एक एक करके आपके पास चीजें टिक होती रहेंगी और आपको तसल्ली भी होती रहेगी कि आप सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हो। फिर आपके पास आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में 6000 रुपीज का एक्सपेंस, ठीक है। आप नीचे आए एडजस्टमेंट में तो आपको ख्याल आया कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड की कोई बात हो रही थी, है ना। अब इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड से क्या मुराद है? इसकी आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं की, यानी कि आपने प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके ओके, अच्छा आप पहले एडजस्टमेंट करती थी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप अब ये वाला करें, ठीक है। हाँ वही मैं हैरान हो रही थी कि इस तरह से होना नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो आप इस तरह से ऑर्डर के हिसाब से चलोगे तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। चलो जी, गुड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक इन्होंने प्रीपेड इंश्योरेंस की रिकॉर्डिंग नहीं की। क्या मतलब है प्रीपेड इंश्योरेंस की रिकॉर्डिंग नहीं की? इन्होंने प्रीपेड इंश्योरेंस का एसेट नहीं बुक किया था, हम अब बुक कर लेंगे। और इसकी डबल एंट्री फिर क्या पास होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस का अकाउंट क्रेडिट 1000 से, ठीक है। तो अब आप ये कहोगे कि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर 6000 रुपीज है इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में। हमने क्या करना है? हमने इंश्योरेंस के एक्सपेंस के अकाउंट को कर दिया 1000 से क्रेडिट। क्रेडिट करने का क्या मतलब हुआ? एक्सपेंस को कर दिया आपने कम, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -1000, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस की फिगर एक्चुअली कितनी लिखेंगे आप एसओसीआई में? 5000 ओनली। ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 6000 गिवन है जी। मोहसिन उस्मान फॉलो कर रहे हैं इस बात को? तो इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में था 6000। जब आपने प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट पास की तो ये 6000 बन गया क्या? 5000, ठीक है। और आपने इसको यहाँ पे टिक कर दिया कि हमने ये वाला आइटम भी ले लिया। आगे चलते हैं। फिर तो सेल्स है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 1800। अब आपने चेक करना है कि बैड डेट एक्सपेंस से रिलेटेड कौन कौन से आइटम्स हमारे पास है। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी राइट ऑफ आपने कर दिया है 1800। फिर वो आपको ये कह रहा है नीचे एडजस्टमेंट्स में, अगर आपको याद हो तो आपको उन्होंने कहा था कि फर्दर 6000 और आपने राइट ऑफ करने। एक तो आपके पास बैड डेट एक्सपेंस हो गया एडिशनल ये। फिर आपको ये कहा जा रहा था कि आपने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है। तो अगर आपको याद हो बैड डेट्स एक्सपेंस के टी अकाउंट के अंदर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन और बैड डेट रिकवर्ड, तीनों का इफेक्ट हम पहले मिलाते थे, पूल करते थे और फिर एक फिगर लेके जाते थे एसओसीआई में, याद है? अभी भी हमने यही करना है। हमारे पास 2 राइट ऑफ्स आ रहे हैं और एक हमारे पास आएगा इंक्रीज इन प्रोविजन। तो हम जाते हैं, वर्किंग थोड़ी सी करते हैं इसकी। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होगी? अब आपने ख्याल ये रखना है, पहले 2 पेजेस को आपने रिजर्व रखना है फॉर एसओसीआई एंड एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। खाली छोड़ दें दूसरा पेज और तीसरे पेज से वर्किंग स्टार्ट करें, जहां जहां वर्किंग अलग करने की जरूरत है। वरना आप यहाँ पे भी वर्किंग कर रहे हो, आप यहाँ पे फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस तरह से वर्किंग दिखा सकते हो। लेकिन अगर कोई लंबी चौड़ी वर्किंग है, उसके लिए अगर आपको अलग से पेज पे करने की जरूरत पड़ेगी तो आपने पहला पेज छोड़ दिया। पहले पेज पे तो आप एसओसीआई बनाना शुरू कर दिया है ना। पहला पेज आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए रखा, दूसरा पेज आपने रखा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, और तीसरे पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। जस्ट वन साइड बच्चे, एक साइड पे आ जाएगा पूरा स्टेटमेंट, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पेज की लेंथ कितनी है। अगर आपका पेज का साइज छोटा है तो फिर 2 पेजेस छोड़ दें, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए उस हिसाब से देख लें, ठीक है। और वर्किंग ही फिर आप अब हेडिंग डालें। अब आपको क्या करना है, चलो 6000 का बैड डेट राइट ऑफ ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की, ताकि इसी में ही हमारा सारा काम हो जाए। अब आपके पास
ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर कितनी है? ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहा है 40,000, ठीक है, लेकिन उसमें भी अभी भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। एक तो हमें ये बात पता लग गई कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अमाउंट में 5,000 का एक ऐसा अमाउंट शामिल है जो कि आना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो उसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? 5,000 से ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट और ड्रॉइंग्स डेबिट। तो आपने क्या किया? आपने पहले तो ये काम किया कि हम पहले सही करेक्ट अमाउंट तो निकाले अपने ट्रेड रिसीवेबल्स की, ठीक है। तो आपने जल्दी से टी अकाउंट बना लिया और आपने कहा ये काम अभी आपका उधर भी हेल्प करेगा, है ना। ये वाली आपके पास फिगर जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी हेल्प करेगी। अब आपने ये कहा कि जी अनएडजस्टेड बैलेंस कितना है ट्रेड रिसीवेबल्स का एज पर ट्रायल बैलेंस? वो है 40,000, ठीक है। फिर आपने कहा कि ट्रेड रिसीवेबल्स में गलती ये हुई हुई थी कि 5,000 का ऐसा अमाउंट इसमें शामिल था जो कि बेसिकली थी ड्रॉइंग्स। तो आपने डबल एंट्री, अब करेक्टिंग एंट्री क्या पास करनी है? ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 5,000, ड्रॉइंग्स डेबिट 5,000। तो अभी आप ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना रहे हो। बिल्कुल बच्चे, ड्रॉइंग में परचेजेस क्रेडिट होता है, लेकिन इसने गलती ड्रॉइंग्स के अकाउंट में की है, परचेजेस का अकाउंट बिल्कुल ठीक किया इसने। ये हुआ ना। करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। इसने गलत एंट्री क्या पास कर दी? ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। तो अब करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? करेक्टिंग एंट्री क्या पास होगी? ट्रेड रिसीवेबल्स को कर देंगे क्रेडिट और ड्रॉइंग्स को कर देंगे डेबिट। तो आपने कहा 5,000 से हमने इसको ठीक कर दिया। फिर आपको क्या बोला हुआ है कि आपने 6,000 का और राइट ऑफ करना है फर्दर। 1,800 का राइट ऑफ हो चुका है, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। 1,800 का बैड डेट राइट ऑफ हो चुका था, दोबारा नहीं करना, ठीक है। लेकिन 6,000 का वो कह रहा है कि आपको फर्दर राइट ऑफ करना है। तो अब आप क्या करोगे? 6,000 से आप बैड डेट राइट ऑफ कर दोगे और अब फिर आप निकालोगे कि ठीक अब अमाउंट हमारी क्या होगी। तो जब हम अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स की करेक्ट कैरेट डाउन निकालेंगे, करेक्ट बैलेंस निकालेंगे, तो वो कितना होगा? 29,000, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एडजस्टेड बैलेंस यानी कि कैरेट डाउन, ठीक है। किसका? ट्रेड रिसीवेबल्स का। यहां तक क्लियर है सबको? तो आपके पास साथ साथ क्या हो रहा है? साथ साथ आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी काम साथ साथ हो रहा है। आपको ये जो एडजस्टमेंट पास करनी थी ट्रेड रिसीवेबल्स की, वो आपने यहाँ पे कर ली, ठीक, ठीक है जी। फिर आपने कहा अब हमारी बारी आती है किसकी? प्रोविजन के अकाउंट की, ठीक है जी। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूं। अब आपने कहा अब बारी आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। आपने ट्रायल बैलेंस जब स्किम किया तो आपको इससे पहले प्रोविजन का कोई अकाउंट नजर नहीं आ रहा था, प्रोविजन का कोई बैलेंस नहीं था। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ब्रॉट डाउन 0, ठीक है। और अब आपको वो कह रहा है कि आपने प्रोविजन को क्रिएट करना है अप टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ दिस एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। तो आपका करेक्ट बैलेंस क्या है, उसी हिसाब से अब आप प्रोविजन कैलकुलेट करोगे। तो आपने कहा वेरी गुड, 29,000 हमारा डेटर्स का बैलेंस है, मल्टीप्लाइड बाय 5%। आंसर आपका आ गया 1450। ब्रॉट डाउन है 0, कैरेट डाउन है 1450। तो क्या सिचुएशन है ये? इंक्रीज इन प्रोविजन। तो 1450 से हम अपना बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास जो यहाँ पे मैं दोबारा से बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बना रही, सिर्फ यहाँ पे ऐड करते हुए बता रही हूँ। बैड डेट एक्सपेंस अब आपके पास 3 चीजें हो गई। एक तो आपके पास हो गया 1,800 जो कि ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है बैड डेट राइट ऑफ, प्लस 6,000 का बैड डेट राइट ऑफ वो वाला जो आपने अभी राइट ऑफ किया, प्लस 1450 का इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? ऐड करें इसको, 1,800 प्लस 6,000 प्लस 1450 कितना आ रहा है?
जी आवाज आ रही है सबको? जुलेखा, मोहसिन, हम लोग यहाँ पे थे। तो अब आपके पास टोटल जो बैडेड का एक्सपेंस है उसमें 3 आइटम्स हो गए ना। एक हो गया 1800 का बैडेड राइट ऑफ जो कि ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन था। फिर 6000 का बैडेड राइट ऑफ वो वाला जो आपने किया, प्लस 1450 का इंक्रीज इन प्रोविजन जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया है। तो टोटल कितना हो रहा है बैडेड एक्सपेंस, जरा कैलकुलेट करके बताएं। 1800 प्लस 6000 प्लस 1450 कितना आ रहा है? 8250। ठीक है, तो टोटल आपके पास बैडेड एक्सपेंस कितना आ गया? 89250। ओके ओके, 678 या 9250, बिल्कुल ठीक। तो 9250 आपका बैडेड एक्सपेंस भी आ गया। आपने कहा वेरी गुड, आपने यहाँ पे बैड डेट्स एक्सपेंस लिखा और यहाँ पे वर्किंग वन का रेफरेंस दे दिया और आपने कहा 9250 इज द टोटल एक्सपेंस की अमाउंट। ठीक है, तो फिर आप ऊपर आए, आपने कहा कि ये जो हमारे पास बैडेड एक्सपेंस है, बैडेड रिटर्न ऑफ 1800 और उससे रिलेटेड बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हमने पास कर दी। फिर बारी आई जनरल एक्सपेंसेस की। जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी कोई हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है। हमने जनरल एक्सपेंसेस को एज इट इज 1200 यहाँ पे लिख दिया। फिर टेलीफोन, अब टेलीफोन में आपको याद पड़ा एक और एडजस्टमेंट करनी है और वो क्या है? आपको ये पता चला कि टेलीफोन एक्सपेंसेस का 50% तो प्राइवेट यूज से रिलेट करता है, यानी कि वो तो ड्रॉइंग्स हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? आपने कहना है कि ठीक है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हुए सिर्फ 50% अमाउंट को हम रहने देंगे, बाकी सबको हम ले जाएंगे ड्रॉइंग्स के अंदर। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंस में हम कहेंगे 7500 का 50%, फिर इसका मतलब है बिजनेस यूज का है, तो 3750 आपके पास बचता है और आपने टेलीफोन एक्सपेंस यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दिया। फिर पोस्टेज में कोई आपकी एडजस्टमेंट नहीं, इसको भी आप एज इट इज लिख देंगे। कैरेज में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको भी आप एज इट इज लिख देंगे। 2200 आपके पास पोस्टेज एक्सपेंस है और कैरेज आउटवर्ड है 4700। ठीक है, कैरेज आपके पास है 4700। फिर आगे आते हैं और कौन से आइटम्स हैं। फिर आपके पास नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड पेबल्स है, कैश इन बैंक है। तो अपेरेंटली हमारे सारे एक्सपेंसेस हो गए खत्म, है ना? खत्म कहानी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खत्म या और कुछ रहता है? डेप्रीसिएशन कहां गया? ट्रायल बैलेंस में तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस था ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इन्होंने इस साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ही नहीं कैलकुलेट किया हुआ। तो करना तो है ना? कैरेज तो हो गया जुलेखा, कैरेज तो हो गया। 4700 मैंने रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे शो भी कर दिया। रहता क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो ट्रायल बैलेंस में था ही नहीं। इन्होंने इस साल की डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन की ही नहीं है, तो अब हम कर लेंगे, है ना? अब हमें सिरे से उसको करना पड़ेगा यार। तो इस तरह से होता है ना कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस उन्होंने कैलकुलेट किया था, गलत कैलकुलेट किया था, तो हम ठीक कर देते उसको। यहाँ पे उन्होंने किया ही नहीं था इस साल का, हम अब कैलकुलेट करके डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर देंगे। अब उसको करने से पहले हमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है। क्या करेक्शन करनी है? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अकाउंट में, अब इधर आ जाए, प्लांट एंड मशीनरी का एक आइटम था 2000 का जो कि कैपिटलाइज हो गया गलती से इस फिगर के अंदर। ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी थी 2000 रुपए की जो कि फर्नीचर एंड फिक्सचर में आपने कैपिटलाइज कर दी। तो अब आप आएंगे इधर और आपने कहना है कि अब हम कर रहे हैं वर्किंग नंबर 2। अब हमें निकालना है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास 2 आइटम्स हैं, वैसे तो 3 आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर बताया हुआ है कि सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना और फर्नीचर एंड फिक्सचर को, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमने डेप्रिशिएट ही नहीं करना। ठीक है जी, तो अब आप आएंगे इधर। अब आपने कहा कि अब चलो अगर सब कुछ ठीक ठीक हुआ होता तो हम सीधा सीधा ये रेट अप्लाई
कर देते, लेकिन अब मसला क्या है, कैपिटलाइजेशन करते हुए भी एरर हुआ हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की। जब हम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की बात करते हैं तो एज पर ट्रायल बैलेंस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का क्या अमाउंट है, 10,000। ठीक है, इसमें हमें ये बात पता है कि मशीनरी इनकरेक्टली यहां पे कैपिटलाइज हो गई है। मशीनरी को तो प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए था। आप क्या करोगे, 2,000 यहां से निकालोगे और कहोगे कि द करेक्ट अमाउंट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इज व्हाट, 8,000। फिर आप इधर आए, क्या फर्नीचर एंड फिक्सचर की कोई एडिशन बताई हुई है उन्होंने, नहीं। इसका मतलब है कि सारा का सारा स्ट्रेट 15% पे हम डेप्रिशिएट कर देंगे। हम कहेंगे कि जी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 15% कितना निकलता है, वो निकलता है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% यानी कि 1,200। ठीक है, ये तो निकल गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है, फिर बारी आती है किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की। अब प्लांट एंड मशीनरी का एज पर ट्रायल बैलेंस कितना अमाउंट आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का नेट बुक वैल्यू कितना है इसका, 20,000। ठीक है, लेकिन हमें ये बात पता लग गई कि इस 20,000 में नहीं बच्चे, इसमें ये नेट बुक वैल्यू मेथड है। अगर आप इसमें देखो ट्रायल बैलेंस में आपको कॉस्ट अलग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नहीं पता ना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का कोई आइटम नहीं है। इसका मतलब है कि ये अपने एसेट्स को मेंटेन कर रहा है एट नेट बुक वैल्यू। तो एक ही फिगर आपको नजर आ रही है ना। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होना होता ना तो वो आपको कॉस्ट अलग देता और फिर आप उस कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई करते हैं। अब इसमें आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम का कोई आइटम नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्नीचर एंड फिक्सचर की नेट बुक वैल्यू है, ये प्लांट एंड बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप 20,000 पे आए, आपने कहा 20,000 में 2,000 का अमाउंट एक आपने सही से कैपिटलाइज नहीं किया था। ठीक है, वो अब आप ठीक कर दोगे। तो आपके पास अब मशीनरी की बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की करेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 22,000। लेकिन अब एक मसला है, और वो क्या मसला है कि ये जो 2,000 की आपने नई मशीनरी खरीदी थी ना, वो खरीदी थी 1 जनवरी 2012 को। तो अब इन्होंने ये डेट आपको एवी नहीं बताई हुई, इसका कोई पर्पज है, और वो क्या है, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बात पता लग गई कि प्लांट एंड मशीनरी कंसिस्ट ऑफ दो चीजें। एक तो वो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है जो कि इस साल से पहले मौजूद थी, यानी कि साल के शुरू में मौजूद थी। 20,000 का जो अमाउंट है वो डेप्रिशिएट होगा फुल ईयर पे। 2,000 का अमाउंट डेप्रिशिएट होगा किस पे, 6 मंथ्स के ऊपर, क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 जुलाई 2011 से 30 जून 2012 और आपने 2,000 वाली मशीनरी को खरीदा है 1 जनवरी 2012 पे। तो यानी कि यूज कितने महीने हुआ, 6 मंथ्स। तो जब आपको कोई डेट गिवन होती है तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आपने प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज करनी है। तो अब जब आप इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेट क्या है प्लांट एंड मशीनरी का, 10%। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% प्लस 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ठीक है, तो 20,000 को आपने पूरा फुल ईयर डेप्रिशिएट किया और 2,000 को आपने डेप्रिशिएट किया 6/12 पे। यहां तक क्लियर है? तो इसका टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास निकलेगा 2,100। फर्नीचर एंड फिक्सचर का डेप्रिसिएशन निकला 1,200, प्लांट एंड मशीनरी का निकला 2,100। तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इन दोनों को मिला के कितना होगा, 3,300। और ये आपने जाके यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 2 और आपने यहाँ पे 3,300 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जाके
एक दफा फिर हम स्किम कर देते हैं कि कहीं कोई हम अपना एक्सपेंस मिस आउट तो नहीं कर रहे। एडजस्टमेंट्स में भी सारे आइटम्स हो गए, ट्रायल बैलेंस में भी सारे आइटम्स हो गए। अब आपने कहना है कि हमारा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पोर्शन हो गया कंप्लीट। आपने इन सब का सम लिया और आपने इसको आखिरी कॉलम में माइनस कर दिया। कहां से माइनस कर दिया? अब आखिरी कॉलम में आप क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब आप ये काम करते हो 43,500 ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें 1000 रुपए का अदर इनकम ऐड किया और क्या माइनस कर दिया? 48,300। जब आपने ये काम किया तो आपके पास नेट लॉस आया। ठीक है, माइनस में आपके पास आंसर आ रहा है 3,800 का नेट लॉस आ गया। इधर तक ही रखते हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हैं फिर कल सुबह इंशाल्लाह क्लास में। यहां तक सब कुछ क्लियर है? मोहसिन, उस्मान, जुलेखा? जी, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। जी जी बिल्कुल, जुलेखा पूछें। ओके, चलें, ठीक है, सही है। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे और मैं आपको फिर कल होमवर्क भी दे दूंगी ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी जारी रहे और हम इसको 2 से 3 दिन में करके फाइनल अकाउंट्स के अच्छे 6-7 सवाल कर लें। कोशिश हमारी ये रहेगी कि जिस तरह, हाँ, ये सारी बच्चे, ये जो सारी एडजस्टमेंट्स हैं, इनका दूसरा इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे भी पड़ेगा। डबल इफेक्ट है ना। जो आप एडजस्टमेंट्स पास कर रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहे हो, उनकी डबल एंट्रीज है ना। तो अभी हमने सिर्फ फोकस किया था उनकी एक्सपेंस या इनकम वाली साइड पे। जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो हम उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज वाले साइड्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो हर एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट है, ठीक है जी। चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं 8:30 बजे। अल्लाह हाफिज।